पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह। नमस्कार, मेरा नाम कपिल कुमार अग्रवाल है और मैं शारीरिक रूप से दिव्यांग हूँ। पिछले 30 साल पहले जब ये संस्था विकलांग सहारा समिति का स्थापना मैंने और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर की, उस समय बड़ी दिक्कत होती थी विकलांग प्रमाण पत्र की। विकलांग प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जिसके माध्यम से ही आप दिव्यांगता की सभी सुविधाएं दिल्ली या दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में या भारत में ले सकते हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही आपको दिव्यांगता से संबंधित सुविधाएं सरकार या गैर सरकारी संगठन देते हैं। और उस समय बड़ी मारामारी थी, 3 हॉस्पिटल दिल्ली के थे और हमने अपना संघर्ष, अपनी स्थापना इसलिए की कि क्यों ना इस सर्टिफिकेट की समस्या को खत्म कर सकें। और आज दिल्ली में 24 सर्टिफिकेट बनाने वाले अस्पताल हैं। उसके साथ जब वो आइडेंटिटी कार्ड बनता है रेलवे कंसेशन के लिए, वो पहले एक ही जगह बनता था, आज वो हर डीएम ऑफिस में बनता है। रेलवे कंसेशन जो एक ही हॉस्पिटल में बनता था, आज वो सभी हॉस्पिटलों में बनता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत चेंज हुई। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उस समय 50 रुपया मिलता था, आज वो 2500 रुपये दिल्ली में मिलता है। तो ये हमारी उपलब्धियां हैं जिसके थ्रू हम लोगों को अवेयर करते हैं, बताते हैं। अब भारत ने लॉन्च किया है यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसके माध्यम से आपको जो अनेक डॉक्यूमेंट्स हैं या अनेक प्रकार के कागजात हैं वो कहीं दिखाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ यूडीआईडी कार्ड से ही आपको भारत में हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी। साथ ही उस आइडेंटिटी कार्ड से ये फायदा हुआ कि डुप्लीकेसी को खत्म किया जाएगा। जैसे एक दिव्यांग व्यक्ति अनेकों जगह से जो फैसिलिटी लेता है और नियमों का तोड़ता है, तो वो उस फैसिलिटी का या उस सुविधा का उस कार्ड में अंकित हो जाएगा और उसको वो डुप्लीकेसी रुक जाएगी। और उस आई कार्ड का माध्यम से अनेकों प्रकार की उपलब्धियां, अनेकों प्रकार की सुविधाएं दिव्यांग लोगों को मिलेंगी। आइए पूछते हैं कपिल जी से कुछ सवाल। कपिल जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगर डिसेबिलिटी को आम भाषा में हमें आम नागरिक को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? देखिए, दिव्यांगता तो अनेकों प्रकार की इस समय हमारे इंडिया में, जैसे पहले 4 थी, फिर 7 हुई, फिर 21 आज के समय पे है। जो हमारा आरपीडी है बोलता है उसके हिसाब से 21 दिव्यांगता होती है। लेकिन सरल भाषा में हम ये कहेंगे कि सामान्य व्यक्तियों से जो कम स्तर से काम करता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसको दिव्यांगता कहते हैं। तो कपिल जी, आपको कितने आदमी होंगे जो इंडिया में डिसेबल होंगे, और उसमें अगर पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत जानना हो तो क्या होगा? तो टोटल इस समय 2,68.8 डिसेबिलिटी इस समय 2011 के सेंसस के हिसाब से है। और जिनमें 60% पुरुषों की संख्या आती जाती है और 40% महिलाओं की आती जाती है। और एग्जैक्ट फिगर क्योंकि 2011 में लेकर अब तक 2023 इस समय चल रहा है, तो एग्जैक्ट फिगर अभी कुछ बताता है, कुछ बताता है, लेकिन अभी अगर सेंसस के हिसाब से चलेंगे तो हम उसी को मानेंगे। कपिल जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन कुछ प्रकार की मेंटल डिसेबिलिटीज भी होती हैं, तो कुछ आप प्रकाश डालना चाहिए? जो मानसिक रूप से दिव्यांगता होती है उसमें जो नेशनल ट्रस्ट हमारे लिए बना है, नेशनल ट्रस्ट की जो अगर हम स्कीम्स की बात करते हैं, नेशनल ट्रस्ट की डिसेबिलिटी की बात करते हैं, उसमें ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पॉलिसी और साउंड सिंड्रोम डिसेबिलिटी मानी जाती है। अब जो इनमें ही अलग अलग जो हम किस प्रकार की दिव्यांगता की बात करते हैं उसमें और भी डिसेबिलिटी को कवर किया जाता है मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन मुख्य धारा में हम लेकिन इन चारों विकलांगता को मानते हैं मानसिक रूप से। अच्छा, ये जो विकलांग लोग हैं इनके साथ बिगेस्ट चैलेंज क्या आता है रूटीन लाइफ में या पर्सनल लाइफ में? देखिए, पर्सनल लाइफ जो है कि अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, पेरेंट्स की इनकम अच्छी है, उनकी आय अच्छी है, तो उन दिव्यांग व्यक्तियों को सिर्फ एक जो सहन करना पड़ता है वो अकेलापन सहन करना पड़ता है। क्योंकि जो हाई प्रोफाइल पेरेंट्स हैं वो अपने काम में बिजी रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते।
और जो लो प्रोफाइल जो बच्चे पेरेंट्स हैं वो अपने काम में बिजी होने के साथ साथ कि बच्चे के इलाज के लिए बड़ी व्यस्त रहते हैं, बच्चे की केयर भी करते हैं और बच्चे को टाइम भी देते हैं। लेकिन जो हाई प्रोफाइल पेरेंट्स होते हैं, हाई प्रोफाइल फैमिली होती है, वो बच्चों को टाइम नहीं देते, तो अकेलापन उनको महसूस होता है घर में। वो अकेलेपन से दूर करने के लिए निकलना चाहते हैं, लेकिन वो जो शारीरिक रूप से नहीं, मैं मानसिक रूप से दिव्यांगता की बात कर रहा हूँ, वो जो शारीरिक रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति है वो तो इधर उधर जाके अपना माहौल चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति है वो अपने घर में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर एक उसको कहेंगे कि उस तरह का एक अपने अंदर हीन भावना सी पैदा हो जाती है कि मैं क्यों ऐसा हूँ। और कई बार ऐसी घटनाएं भी आती हैं कि खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं क्योंकि अकेलेपन की वजह से अपने घर में घुटन सी महसूस करते हैं। कपिल जी, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि इंडिया आज की तारीख में क्या डिसेबल्ड फ्रेंडली है? क्योंकि हमने रिसेंटली सुना था मोदी जी ने डिसेबल्ड लोगों को दिव्यांग का नाम दिया था, या फिर उन्हें गिफ्ट एबल्ड जो भी कहा जाता है। तो क्या सिर्फ कहने भर से वो इंडिया में इंक्लूसिव हो गए हैं? नहीं, मैं नहीं मानता कि दिव्यांग व्यक्ति और तरह का वहाँ एक्सेसिबल उसको मिल रहा है, एक्सेस बिल्डिंग मिल रही है, एक्सेस वातावरण मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। AIC जो हमारा चला उसमें बहुत सारी NGO, बहुत सारी फर्म्स को काम दिया गया एक्सेसिबिलिटी के तहत, लेकिन वो सिर्फ महज एक कागजों में रह गया कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मान लीजिए ऑडिटर ने अपनी अपनी रिपोर्ट जमा कराई, लेकिन वहाँ डिपार्टमेंट ने काम ही नहीं किया। वो फुटपाथ ऐसे आज भी आप देखिए, जब चल के जाते हैं तो वहाँ टेक्टाइल तो वहाँ लगा दी गई है, लेकिन टेक्टाइल के ऊपर कोई ना कोई बैठा है, वहाँ पे कोई स्कूटर या कोई पार्किंग का स्पेस ऐसा लगा रखा है, वो आगे जा ही नहीं सकता बंदी रात में। तो ये बड़ी साइन लैंग्वेज वाले लोगों के साथ है। लिफ्ट हमारी साइन लैंग्वेज वाली जो चिन्ह है वो वहाँ पे लगे हुए नहीं है। तो जब एक्सेसिबल ऑडिट होना था तो उस समय एक्सेस ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट दिया, परंतु उसको इम्प्लीमेंट अभी किसी भी राज्य में पूरी तरह से नहीं किया गया। मैं नहीं कह रहा कि किया नहीं गया पूरा, लेकिन वो कम से कम वहाँ पे कुछ बिल्डिंगों को किया गया, वो भी आधे अधूरे में काम किया गया। तो ये सब एक खाना पूर्ति है। मैं बार बार सरकार को और हमारा जो सोसाइटी है सरकार को इस बात के लिए अवगत कराता है कि कम से कम कुछ बिल्डिंगें ऐसी हों जिसमें डिसेबल्ड फ्रेंडली लोग आ सके, डिसेबल्ड फ्रेंडली वातावरण वहाँ पे हो जिसमें डिसेबल्ड लोग आके अपनी दिनचर्या से काम कर सकें। सर, एक सवाल, मैं सॉरी सचिन जी आपको काट रही हूँ, लेकिन एक सवाल है मेरा, एजुकेशन में, जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में क्या डिसेबल्ड लोगों को उनका हक मिल रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि मिल रहा है। वही इसमें भी मैं ये कहूँगा कि खाना पूर्ति है, क्योंकि कुछ होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद तक वो पूरा स्थिर तक नहीं पहुँचता, सिरे तक नहीं पहुँचता, उसमें अधूरी बातें होती हैं। मतलब जहाँ पर भी अब इतनी सारी वैकेंसियाँ निकलती है उसमें रिजर्वेशन ही पूरी तरह से नहीं है, जबकि हमारा एक्ट कहता है 40%, लेकिन वो 3% रिजर्वेशन देते हैं। उसको भी पूरी तरह से ये कह के डाल दिया जाता है कि हमें सक्षम कैंडिडेट नहीं मिले। मतलब किसी भी विकलांगता के लिए अगर सक्षम कैंडिडेट नहीं है तो उसको, अगर विकलांग व्यक्ति वहाँ दिव्यांग व्यक्ति वहाँ पे अपनी बात को रखना चाहे तो डिपार्टमेंट या कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो उस बात को सुने। कपिल जी, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो की एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में अवगत कराएं, क्या क्या सुविधाएं जो प्रदान करते हैं यहाँ पे? जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो इसलिए स्टार्ट हुआ था कि हम लोग मार्गदर्शन दे सकें कि कहाँ से कब क्या कैसे फैसिलिटी दिव्यांग व्यक्ति को मिलती है, चाहे वो सर्टिफिकेट बनाने वाली बात हो, चाहे वो कंसेशन की बात हो, पेंशन की बात हो, स्किल ट्रेनिंग की बात हो, जॉब के लिए बात हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बात हो। ये सभी काम अपने काउंसलिंग सेंटर से करते हैं और काउंसलिंग सेंटर में हम हर तरह के दिव्यांग व्यक्ति को कवर करते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, बधिर रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो। किसी भी तरह की दिव्यांगता का व्यक्ति हमारे ऑफिस तक आ सकता है, हमारे कार्यालय तक आके अपनी सुविधाओं का फायदा ले सकता है। अभी फिलहाल हम वर्तमान में हमारे 4 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जिसमें दिव्यांग और गैर दिव्यांग लोग ट्रेनिंग लेते हैं। लगभग 2000 बच्चे डेली ट्रेनिंग लेके जाते हैं और उसमें लगभग हमारा रेशियो होता है कि हम 30-35 लोगों को हर महीने जॉब दिला पाते हैं। उस जॉब के जरिए वो अपना जीवन ठीक तरह से जी पाते हैं। ये दोनों डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड की जॉब हम लगा पाते हैं। और स्किल में हमारे पास रिटेल मैनेजमेंट, कंप्यूटर, टाइपिंग, ब्यूटी कल्चर एंड कटिंग टेलरिंग, इस तरह के कोर्स हम दोनों तरह के बच्चों को कराते हैं। और अन्य संस्थाओं से भी हमें इसमें सहयोग मिलता है, फाइनेंशियली मान लीजिए, या फिर उनके विजिट्स होते हैं। जॉब जो देने वाली कंपनियां वो खुद इंटरव्यू लाके हमारे यहाँ पे कैंपस में हमारी जो सोसाइटी है उसमें आके उनके इंटरव्यू कंडक्ट। सर, स्पेशली एबल्ड लोगों की कोई ऐसी खासियत, कोई ऐसी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर जो उन्हें हमसे अलग बनाती है, उन्हें खास बनाती है? देखिए, मैंने तो बहुत सारे लोग देखे कि मैं अपने ऊपर कहूँ तो मैं जब 13 साल का था तो मेरी दिमाग में आया कि मैं ऑर्गेनाइजेशन चालू करूँ। हमारा जो दिमाग होता है बड़ा शार्प होता है और हम देश के प्रति जागरूक रहते हैं।
हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने की पूरा प्रयास करते हैं। सामान्य व्यक्ति शायद निराश हो जाता है, वो सोचता है कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो बड़े जटिल होते हैं इस बात के लिए कि हमें जहाँ पहुँचना है वो पहुँच के रहते हैं। और उसका उदाहरण हमारे देश में बहुत है, जैसे हीरा सिंघल मैम है, वो IPS बनी पहले। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मैं नाम गिनाऊंगा तो हो सकते हैं कि इंटरव्यू पूरा ना हो पाए, लेकिन ऐसे दिव्यांग लोग हैं हमारे भारत में जिनके अंदर ऐसा हुनर छुपा है जो वो निकालते हैं और उसको प्रदर्शित करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जैसे अभी हम हाल ही में अगले महीने मंत्रालय के साथ एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, हुनर दिव्यांग का हुनर के अंदर, जिसमें हम सारे आर्टिस्टों को इकट्ठा करेंगे, सभी लोगों को उसमें जिसके अंदर जो कला है, चाहे उसको डांस आता है, चाहे उसको सिंगिंग आता है, चाहे पेंटिंग आता है, चाहे वो स्टोर अपना लगाना चाहे। तो एक दिन में हमारे लगभग 200-250 लोगों ने अपना ऑनलाइन फॉर्म भी भरा। परसों से हमने चालू किया था इसको, और हम इसको अच्छी तरह से सक्सेस दिल्ली आर्ट प्रीतमपुरा में करेंगे। हर तरह की 3 दिन की वहाँ एक्टिविटी होगी और उसमें हर दिव्यांग व्यक्ति, हर तरह का दिव्यांग व्यक्ति, किस विकलांगता में जो भी दिव्यांग है, किसी भी तरह का दिव्यांग व्यक्ति वहाँ को अपने आप को प्रदर्शन कर सकता है। तो सर इसके लिए क्या कोई एडिशनल कॉस्ट है? नो, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और जो कलाकार दिल्ली से बाहर के आएंगे उनको रहने का, खाने का और आने जाने का सब खर्चा हमारी संस्था मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा। तो अभी आवाज़ ने जैसे पूछा था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक विकलांग अगर आपसे हेल्प लेना चाहे तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? हमारे यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर है जिसमें सबसे पहले हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। यदि उसका सर्टिफिकेट बना है तो भी करते हैं, और सर्टिफिकेट नहीं बना तो भी करते हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं बना तो फिर हम उसका रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन उसका सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं और उसको हॉस्पिटल रेफर करते हैं। अगर हॉस्पिटल में कोई दिक्कत आती है तो हम उसके लिए फिर उसका पूरा निवारण करते हैं, जहाँ भी उसको चिट्ठी पत्री करनी है, लिखना पढ़ना है, उसके लिए करते हैं। और अगर सर्टिफिकेट बना है तो उसके जो बाकी काम है, चाहे उसका आइडेंटिटी कार्ड हुआ, मतलब जो दिव्यांगता से संबंधित जो भी उसके काम होने हैं, उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, उसकी पढ़ाई के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, वो सारे काम हम यहाँ पे कराते हैं। तो कपिल जी, आपको कैसे रीच आउट किया जा सकता है? आपकी कोई वेबसाइट, फोन जी, नंबर? हमारा जो वेबसाइट है वो है vssdngo.org और हमारा ईमेल है vssd1994@gmail.com और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9899615733। ये सारी डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। तो आपको ऐसे कौन से लोग मिले जिन्होंने आपको इंस्पायर किया इस काम को और उत्साहित किया? और सर्टेनली हर आदमी के ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे स्ट्रगल होती है, तो आदमी सोचता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसा मूवमेंट भी आपने फेस किया? लगभग 18 साल बाद, मतलब जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 18 साल हो गए थे, सबसे पहला हमें NHFDC के साथ हमारा टाइप हुआ। उस NHFDC के थ्रू हमने माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट चलाया। उसमें लगभग 15 दिव्यांग लोगों को हमने उनसे लोन लेके उन दिव्यांग व्यक्ति को स्वरोजगार के लिए लोन दिया। उसमें उन्होंने अपना खुद का स्वरोजगार किया। उससे हमारी ये पहली इच्छा जगी कि हम सरकार के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उसके बाद टाटा पावर हमारे साथ जुड़ा। उसका बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके साथ मिलकर शॉर्ट टर्म में हमने काम किया, लेकिन टाटा पावर हमारे साथ परमानेंट काम कर रहा है। टाटा पावर के साथ हमारा VT सेंटर, VMK, एट अप्लायंस डिस्ट्रीब्यूशन, ये रेगुलर एक्टिविटी हमारी टाटा पावर के साथ है। उसके अलावा हमारे श्री योगेश जैन जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है, वो हमारे सेंटर्स को सपोर्ट्स करते हैं। ऐसे और भी दानकर्ता छोटे हैं, बड़े हैं, जो टाइम टू टाइम हमारी एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। सर थैंक यू हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा अपने दर्शकों को जागरूक करने के लिए हम एक छोटी सी सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी करना चाहेंगे, जो अगले पार्ट में रुचि जी आपको ज्वाइन करेंगी। उससे पहले मैं ख़त्म करने से पहले अपने दिव्यांग भाई बहनों को और जो उनके माता पिता हैं या उनके दोस्त हैं या फिर उनके सहपाठी रहे हो या कोई भी, अगर आप ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को जानते हैं, आप उनको हमारे पास भेजिए। हम ये नहीं कहते कि हम उनको बहुत अच्छे स्तर पे ले जाएंगे या बहुत अच्छा ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, जो हम बन पाता है हमसे, मतलब हमारा काम हम ये नहीं कि सबूत देते हैं। आज के जीवन में एक उद्देश्य जो मैं लेके चला था, मैं अपने साथियों के साथ लेके चला था कि आपके पास कुछ नहीं तो आप अच्छी सलाह दे सकते हैं, अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, और वो आपके पास होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो किसी दिव्यांग व्यक्ति को पढ़ाइए। अगर आप रोजगार देने के लायक है तो रोजगार दीजिए। अगर आप किसी को सलाह दे सकते हैं तो सलाह जरूर दीजिए और अच्छी सलाह दीजिए, ताकि दिव्यांग व्यक्ति के अंदर ऐसी अपने अंदर हीन भावना ना आए कि वो अपने आप को अधूरा समझे और समाज से दूर समझे। तो आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि दिव्यांग व्यक्ति को सहयोग दें। नमस्कार, ये एक एक्टिविटी हम कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि जब एक
बधिर साथी के साथ जो दिक्कतें होती हैं अपने सामान को या रोजमर्रा की एक्टिविटी जब वो करता है तो उसको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो आपके सामने कुछ वस्तुएं हैं, इनको देख के बताइए कि क्या है। बॉक्स, आगे आगे बताइए। जी। हम्म। तो देखा साथियों आपने कि हमारे जो बधिर साथी होते हैं उनको कितनी दिक्कतें होती हैं, चाहे वो 100% विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे वो लो विजन हो। लो विजन तो फिर भी थोड़ा बहुत स्क्रीन को देख के या कुछ लाइन स्पेस को देख के या लाइटिंग को देख के पहचान कर सकता है, लेकिन जो 100% विजुअली इम्पेयर्ड होता है उसको ये सब दिक्कतें आती हैं, वो सामान को ठीक तरह से पहचान नहीं पाते। लेकिन कई चीज़ों में अच्छी महारत रखते हैं कि जिनको किसी जैसे नोट हुआ, नोटों को उनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है कि वो जो भी हमारी करेंसी है उसको ठीक तरह से पहचान पाते हैं। वो कितने का 10 का नोट हो, 100 का हो, 500 का हो, 2000 का हो, तो तुरंत पहचान के बता सकते हैं। और उनका दिमाग इतना शार्प होता है कि वो जब रोड पे चलते हैं तो उनको पूरा पता होता है कि ये रोड कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। वो अपना स्टिक से वहाँ तक मंजिल तक अपनी पहुँच जाते हैं। पूरी डेली की अपनी लाइफ को इस तरह से जीते हैं। तो कपिल जी, आप हमारे दर्शकों को साइन लैंग्वेज के बारे में बताइए। वैसे तो साइन लैंग्वेज इतना मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ फ्रेजेस है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम पापा कहते हैं तो इस मुझ पे हाथ लगाते हैं, इस तरह, मतलब इस तरह से करते हैं पापा के लिए, और मम्मी के लिए हम इस तरह से करते हैं। और अगर फ्रेजेस में बताऊँ जैसे कि ए और बी, सी, डी, ई, एफ और जी, एच, आई, जे, इस तरह से अलग अलग फ्रेजेस हैं, इनको जोड़ के हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसे नाम पता करना है तो सीधा अमित के लिए हम इस तरह से करेंगे। ये 3 एम होते हैं और आई के लिए हो गया और टी के लिए ही हो गया, तो नाम इस तरह से नहीं करते। थैंक यू।